हेलो दोस्तों, मैं हूं राहिम और आप देख रहे हैं द साइंस फैक्टर। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, जिनमें 4 गैस जाइंट हैं और 4 रॉकी प्लैनेट हैं। लेकिन हमने बचपन में 9 प्लैनेट के बारे में पढ़ा था और हमारा वो 9वां प्लैनेट था प्लूटो। तो यार, अब ऐसा क्या हुआ कि प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की लिस्ट में नहीं रहा? क्या प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चला गया या प्लूटो डिस्ट्रॉय हो गया? तो यार, आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। शुरू से शुरू करते हैं। 1840 में एस्ट्रोनॉमर अर्बेन ले वेरियर ने देखा कि यूरेनस की ऑर्बिट में कोई चीज असर डाल रही है। उन्होंने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए नेपच्यून की प्रेडिक्शन कर दी। नेपच्यून की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि और यूरेनस की ऑर्बिट में सिर्फ नेपच्यून ही नहीं, बल्कि नेपच्यून के साथ कोई और ऑब्जेक्ट भी असर डाल रहा है। इसके बाद 1906 में वैज्ञानिक पेर्सिवल लॉयल ने इस ऑब्जेक्ट की खोज के लिए प्लैनेट एक्स के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया। 1916 में लॉयल की मौत के बाद ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। कुछ कानूनी कार्रवाई की वजह से लॉयल ऑब्जर्वेटरी भी बंद हो गई। इसके बाद 1929 में प्लैनेट एक्स की खोज दोबारा शुरू हुई और इस बार इसकी जिम्मेदारी 23 साल के एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बॉक को सौंपी गई। क्लाइड टॉम्बॉक ने 1 साल की मेहनत के बाद 18 फरवरी 1930 को प्लूटो की खोज की। हालांकि अपनी मौत से पहले लॉवेल ने 1915 में प्लूटो की 2 धुंधली तस्वीरें ले ली थी, लेकिन उस वक्त लॉवेल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लॉवेल ने प्रिडिक्ट किया था कि प्लैनेट एक्स का मास हमारी पृथ्वी के मास का 7 गुना होगा। प्लूटो की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि प्लूटो का मास हमारी अर्थ के मास के बराबर है। लेकिन 1978 में प्लूटो की मून के खोज के बाद साइंटिस्ट को प्लूटो के सही मास के बारे में पता चला और वैज्ञानिकों ने देखा कि प्लूटो का एक्चुअल मास हमारी पृथ्वी के मास के कंपेयर में सिर्फ 0.2% था और इसका साइज भी इतना छोटा था कि इसकी ग्रेविटी यूरेनस की ऑर्बिट में ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकती थी। यानी ये बात तो साफ हो गई थी कि ये वो प्लैनेट एक्स नहीं है जिसकी प्रेडिक्शन लॉवेल ने की थी। लेकिन प्लूटो को अब एक ग्रह माना जाने लगा था, एक प्लैनेट माना जाने लगा था। प्लूटो को सबसे करीब से हमने 2015 में देखा था। 19 जनवरी 2006 को नासा ने न्यू हॉराइजन नाम का एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, जो 9 साल 5 महीने का सफर तय करके 2015 में प्लूटो के पास से गुजरा। इस सफर में न्यू हॉराइजन ने वैज्ञानिकों को प्लूटो के बारे में काफी ज्यादा जानकारी दी। न्यू हॉराइजन के साथ प्लूटो के खोजकर्ता यानी प्लूटो को खोज करने वाले क्लाइड टॉम्बॉक की अस्थियां भी भेजी गई। ये किसी भी एस्ट्रोनॉमर के लिए बड़े सम्मान की बात है। 2005 में एरिस की खोज हुई। ये प्लूटो से भी ज्यादा दूर था और इसका मास प्लूटो से भी 27% ज्यादा था। एरिस की खोज ने वैज्ञानिकों को प्लैनेट की डेफिनेशन को नए सिरे से लिखने के लिए मजबूर कर दिया। अगस्त 2006 में 26वें जनरल असेंबली में वैज्ञानिकों ने प्लैनेट होने के लिए एक नई डेफिनेशन दी। इसके हिसाब से सोलर सिस्टम के किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट तब कहा जा सकता था जब वो ये 3 कंडीशन फॉलो कर सकता हो। नंबर 1, ऑब्जेक्ट सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाए। नंबर 2, ऑब्जेक्ट के पास इतना मास हो कि वो खुद को लगभग गोलाकार शेप में रख सके। नंबर 3, ऑब्जेक्ट अपने नेबरहुड यानी अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखे, यानी इसके आसपास की सेलेस्टियल बॉडीज या तो इससे टकरा के इसमें जुड़ जाएं या फिर इस प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। प्लूटो पहली 2 कंडीशन को तो फॉलो करता था, लेकिन तीसरी कंडीशन को प्लूटो फॉलो नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से प्लूटो को डार्क प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। यानी प्लूटो को अब एक डार्क प्लैनेट माना जाता है। प्लूटो अभी भी हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर है और प्लूटो के साथ कई डार्क प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं और सूरज का चक्कर लगाते हैं। तो यार, ये थी प्लूटो की दास्तां। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे।